Hello everybody, welcome to this lecture on statistical mechanics. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक आइडिया से जिसे हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ओके। और मैं बेसिकली एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, लेकिन वो क्वेश्चन भी मैं अभी रेज़ नहीं कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी मैं अभी बाद में रेज़ करूँगा। इनफैक्ट हमने क्वांटम मैकेनिक्स के मैं एक उससे स्टार्ट कर रहा हूँ, एक ऐसा टॉपिक जो हम क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास एक पार्टिकल ऑफ मास m जिसको आपने एक बॉक्स के अंदर प्लेस कर रखा है, बॉक्स की साइड्स Lx, Ly, Lz हैं। तो क्वांटम मैकेनिकली अगर हम इस सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं तो बेसिकली हम इसे कहते हैं पार्टिकल ऑफ मास m इन अ 3D रिजिड बॉक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल कहीं भी रोम करने के लिए फ्री है, उस पर कोई फोर्स नहीं है, पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो है सब जगह बॉक्स के अंदर। लेकिन वो बॉक्स की वॉल्स को स्केप करके बाहर नहीं आ सकता, रिजिड बॉक्स है, ठीक है। तो इस बॉक्स के बाहर पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी है, ओके। ये बेसिकली जो वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल होता है इनफाइनाइट डेप्थ का, उसी का जनरलाइजेशन है थ्री डायमेंशनल केस में, और इसे हमने क्वांटम मैकेनिकल सीरीज़ में हमने सॉल्व कर रखा है, ओके। आप यू कैन लुक बैक इनटू दोज वीडियो लेक्चर्स एज वेल। तो लेकिन इस समय सिचुएशन ये है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बॉक्स की डायमेंशंस जो हैं अलग अलग साइड्स जो हैं Lx, Ly और Lz हैं, ठीक है। मैं तीनों को बराबर भी ले सकता था पर जनरल केस कर लेते हैं, ओके। और लास्ट में तो हम ये शो करेंगे, इनफैक्ट बॉक्स की शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉल्यूम, इस समय मैं इसे हमारा फिजिकल वॉल्यूम कहूँगा। इस समय हमारा फिजिकल वॉल्यूम जो है वो इस तरह का है, ओके। लेकिन ये वॉल्यूम आर्बिट्री शेप का हो तभी भी जो हम रिजल्ट डिराइव करेंगे वो होल्ड करेंगे, ओके। इस समय जो फिजिकल वॉल्यूम से मेरा मतलब है एक्चुअली पार्टिकल कितने वॉल्यूम में रोम कर सकता है, फिजिकल स्पेस में कितना वॉल्यूम उसे एक्सेसिबल है, तो वो वॉल्यूम है Lx इंटू Ly इंटू Lz, ओके। मैंने यहाँ पे हाँ साइड्स ठीक है, ओके, Lx पे, तो फिजिकल वॉल्यूम आपका ये है, ओके। क्वांटम मैकेनिकली इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करें, कैपिटल एक्स फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई, कैपिटल जेड फंक्शन ऑफ स्मॉल जेड, तीनों डायरेक्शंस की जो वेव फंक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंटली वन डायमेंशनल इनफाइनाइट वेल के सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करते हैं, और वो सॉल्यूशंस आपके ये होते हैं, ओके। साइन एन एक्स पाई एक्स ओवर एल एक्स, साइन एन वाई पाई वाई ओवर एल वाई, साइन एन जेड पाई जेड ओवर एल जेड। किसी एक डायमेंशन में आपका सॉल्यूशन साइन एन पाई एक्स ओवर एल बनता है, तो तीन ऐसे वेव फंक्शंस का प्रोडक्ट आपका टोटल वेव फंक्शन बनता है। इनफैक्ट इसको प्रॉब्लम को आपको क्वांटम मैकेनिकली भी ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप पोटेंशियल वेल के बजाय अगर स्ट्रिंग सोचें, एक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L जिसमें स्टैंडिंग वेव्स हम जनरेट करते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग का एक एंड 0 पे फिक्स्ड है और स्ट्रिंग की लेंथ Lx है, उस पर दूसरा एंड फिक्स्ड है। तो उस तरह की स्ट्रिंग में जब आप स्टैंडिंग वेव्स जनरेट करते हैं तो या तो आपका एक हाफ लूप बनता है, या दो हाफ लूप बनते हैं, या तीन हाफ लूप बनते हैं। मेल्डीज टाइम एक्सपेरिमेंट में आपने देखा है। तो इस केस के हमारे सॉल्यूशंस किस तरह के होते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल एक्स से डिनोट करें इस केस में, तो एक्स जो होता है वो आप चेक कर सकते हैं, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है एन पाई एक्स ओवर एल एक्स। एन ये नंबर है जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम नंबर कहते हैं, यहाँ आप लेवल का नंबर कह सकते हैं या लूप्स का नंबर समझ सकते हैं आप। अगर एक हाफ लूप बन रहा है, हाफ लूप का नंबर, एक हाफ लूप बन रहा है तो उसे n इक्वल टू 1 स्टेट कहा, दो हाफ लूप बने तो n इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। तो आप चेक कर सकते हैं ये एक्सप्रेशन इसको सेटिस्फाई करता है। इसको चेक करना बहुत ईजी है, मैं कह रहा हूँ विदाउट डूइंग क्वांटम मैकेनिक्स भी ये रिजल्ट होल्ड करता है। जो हम रिजल्ट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का डिराइव करने वाले हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स में भी वैलिड है, ओके। बस आपको ध्यान ये रखना है, अगर आप एक्सप्रेशन को h के टर्म में लिख रहे हैं तो यू मस्ट रियलाइज h क्वांटम मैकेनिक्स में आता है, तो वो आपका एक्सप्रेशन आप क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म में बात कर रहे हैं। एंड इफ़ यू कैन रीराइट द सेम एक्सप्रेशन विदाउट h, तो वो एक्सप्रेशन आपका क्लासिकल मैकेनिक्स में भी वैलिड होगा, ओके। तो ये जो फर्स्ट लूप है n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, और सेंटर पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है π/2। आप चेक कर सकते हैं ये फेज़ की वैल्यू है। आपको बेसिकली इसे साइन के फॉर्म में लिखना है, साइन ऑफ समथिंग, लेकिन वो समथिंग जो है इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 होनी चाहिए, x इक्वल टू Lx पे भी वैल्यू फिर से 0 होनी चाहिए। तो ऐसा कब होता है कि साइन 0 और फिर से दूसरी बार 0 कब होता है, पाई पे। तो इसका मतलब फेज़ जो है इस वेव का, वो जब 0 से हम Lx तक बढ़ते हैं तो फेज़ चेंजेस फ्रॉम 0 टू पाई, और बीच पे मैक्सिमम क्यों हो रहा है, क्योंकि 0 और पाई के बीच वाला पॉइंट होता है π/2, साइन π/2 मैक्सिमम 1, ओके। इसी के बजाय जो n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग वाला सॉल्यूशन है, वो जो स्टैंडिंग वेव है, उसमें दो हाफ लूप्स बनते हैं। दो हाफ लूप बनने का मतलब जो फेज़ चेंज है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो टोटल फेज़ चेंज 2 पाई के बराबर है। तो 2 पाई का फेज़ चेंज, इस पॉइंट पे फेज़ 0, सेंटर वाले पॉइंट पे इस समय डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब वहाँ पे फेज़ की वैल्यू पाई और 2 पाई। और आप चेक कर सकते हैं ये एक्सप्रेशन इसको सेटिस्फाई करता है। से आप n इक्वल टू 1 पुट करें तो सॉल्यूशन बना साइन पाई एक्स ओवर एल एक्स, एक्स इक्वल टू 0 रखा, साइन 0 0, ओके, डिस्प्लेसमेंट 0, एक्स की जगह एल एक्स रखा, पाई एल एक्स ओवर एल एक्स, एल एक्स कैंसिल, साइन पाई इज ऑल्सो 0, सेटिस्फाइड। सिमिलरली n इक्वल टू 2 के लिए ये वाली वेव n इक्वल टू 3। तो
आप चाहे क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व करें, चाहे क्लासिकली सोचें कि आप स्टैंडिंग वेव्स की बात कर रहे हैं, क्लासिकली हम उन्हें स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। आप वन डायमेंशन में स्टैंडिंग वेव्स के सॉल्यूशन ढूंढें तो आपको यही तो सॉल्यूशन मिलते हैं। ओके, आप क्वांटम मैकेनिक्स से आए, सिंपल वेव्स के टर्म में सोचें, स्टैंडिंग वेव्स के टर्म में, तो आपका 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव्स का जो सॉल्यूशन है वो ये है। ये क्वांटम मैकेनिकल वाले सॉल्यूशन से थोड़ा डिफरेंट होगा। इफ आई कैन शो यू द क्वांटम मैकेनिकल सॉल्यूशंस। क्वांटम मैकेनिकल केस में जब हमने इसे सॉल्व किया था, हम कहते हैं हमारे सॉल्यूशन या तो साइन या कॉस के टर्म में आते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे सॉल्यूशन साइन के टर्म में हैं। इस डिफरेंस का कारण ये है बेसिकली, यहाँ पे हमने अपने ओरिजिन x=0 यहाँ पे ले रखा है। क्वांटम मैकेनिक्स में जब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, वेल को, हमने x=0 पॉइंट हमारा वेल के सेंटर पे था, तो बेसिकली ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर रखा है। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जब हमने किया तो वो जो कोसाइन है वो भी साइन में कन्वर्ट हो गए, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में सारे के सारे सॉल्यूशंस आपके साइन के टर्म में आ रहे हैं। अदरवाइज ये वही प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है क्वांटम मैकेनिकली जो हम सॉल्व कर चुके हैं। बस 3 इस तरह के 3 वन डायमेंशनल वेल के सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट हमारा टोटल वेव फंक्शन हो जाएगा। सी जो साई है, सी साइन nx या n1 समझ लो, n1 पाई x ओवर एल एक्स, साइन n2 पाई y ओवर एल वाई, साइन n3 पाई z ओवर एल जेड। nx ny nz जिन्हें हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम नंबर कहते हैं, यहाँ पे आप सिंपल उन्हें नंबर ऑफ लूप्स समझ सकते हैं, कितने लूप्स उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्रिएट हो रहे हैं, कितने हाफ लूप्स। ओके, माना nx की वैल्यू 3 है, ny की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 7 है, 3 1 7। इसका मतलब x डायरेक्शन में स्टैंडिंग वेव जो है 3 हाफ लूप बना रही है, y डायरेक्शन में 1 और z डायरेक्शन में 7। ये सारे जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, जीरो नहीं, इससे ऊपर इंटीजर्स हो सकते हैं। ओके दिस, तो ये सॉल्यूशंस है। और जो लेंथ है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जो टोटल लेंथ है आपकी, जो आपकी डायमेंशन है बॉक्स की Lx, वो λ/2 एक हाफ लूप की लेंथ है। लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रही है, इस केस में लैम्डा पूरी इस लेंथ के बराबर है λ/2, इस केस में λ/2 इतने के बराबर है, केवल ये डिस्टेंस। ओके, लेकिन जो भी केस हो, आपकी पूरी लेंथ 0 से लेकर Lx तक की जो लेंथ है उसमें या तो एक हाफ वेव फिट हो रही है, या 2 हाफ वेव फिट है, या 3 हाफ वेव फिट होंगी। इसका मतलब Lx जो है वो λ/2 एक हाफ वेव की जो वेव लेंथ है λ/2 है, उसका n टाइम्स होगा। n या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो Lx और लैम्डा के बीच का रिलेशन ये है। मैं लैम्डा को इधर डिनोमिनेटर में ले आया तो ये रिलेशन ये बन गया, और इस रिलेशन को मैं लैम्डा के बजाय अब k के टर्म्स में, वेव वेक्टर के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तो मैंने 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया 2 पाई से, 2 पाई अपॉन लैम्डा हो गया k, तो उसका एक्सप्रेशन मुझे ये मिला n पाई ओवर Lx। लेकिन n के साथ, क्योंकि मैं x डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, n के साथ मैंने x अटैच कर दिया। ये x डायरेक्शन का अगर आप कहें क्वांटम नंबर है। ओके, या स्टैंडिंग वेव के टर्म में x डायरेक्शन में कितने हाफ लूप्स बन रहे हैं, ये वो है nx पाई ओवर Lx, और k के साथ भी मैंने एक इंडेक्स x अटैच कर दिया। ये x डायरेक्शन के k की वैल्यू है। ओके, आप उस लैंग्वेज में कहें वेव का जो 3 डायमेंशनल वेव जो है उसका वेव वेक्टर अगर k है तो ये उसका x कंपोनेंट है। और मोस्ट जनरली वैसे इसमें प्लस माइनस साइन दोनों आने चाहिए, बट ये हमारे लिए प्लस माइनस इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि बाद में हमने kx का स्क्वायर करना है। बट क्वांटम मैकेनिक्स में जब हमने सॉल्व किया था, अगेन वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं kx का एक्सप्रेशन में दोनों प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं। ओके दिस, तो ईदर वे, चाहे आप क्वांटम से आएँ चाहे क्लासिकल सेंस से समझें, ओके दिस इज़ द सॉल्यूशन यू ऑब्टेन। और जो क्वांटम मैकेनिकल केस में हमने इसकी एनर्जी ऑब्टेन की थी इस सिस्टम की, वो कुछ इस तरीके की, जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हुए थे हमारे 3 अलग अलग कांस्टेंट्स आए थे, Ex, Ey, Ez, और टोटल एनर्जी उन सबका सम था। इनफैक्ट जो कांस्टेंट्स वहाँ पे आए थे वो Ex नहीं ना होके 2m/Ex/h² और 2m का फैक्टर इनसे मल्टीप्लाइड होता है। तो रिलेशन ये कुछ इस प्रकार का है, और 2m/E/h² है k²। ओके, अंदर पोटेंशियल 0 है, k² नॉर्मली होता है 2m/h² टाइम्स e माइनस v 0 है तो ये k², और kx², x एक्सिस के अलॉन्ग जो k का कंपोनेंट है वो इस वैल्यू से इस तरह से रिलेटेड है, ऐसे ही y वाला, ऐसे ही z वाला, तो ये रिलेशन। ओके, और kx की वैल्यू अगर मैं यहाँ से रख दूँ इन क्वांटम नंबर्स के टर्म में और डायमेंशन ऑफ द बॉक्स के टर्म में, तो आई गेट दिस एक्सप्रेशन। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने k² के बजाय फिर 2me/h² ही लिख दिया दिस, और इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो एनर्जी का एक्सप्रेशन मुझे ये मिलता है। इनफैक्ट आप चेक कर सकते हैं वन डायमेंशनल इनफाइनाइट वेल के लिए n² पाई² h² ओवर 8ma² हमें एक्सप्रेशन मिला था। लेकिन उस समय जो हमारे वेल की जो डायमेंशंस थी वो 2a के बराबर थी। हमारा वेल का सेंटर 0 पे था और वेल का एक्सटेंशन -a से +a तक था, तो हमारे वेल की जिसे हम विड्थ कहते हैं वो 2a के बराबर थी, लेंथ ऑफ द वेल। तो l की जगह अगर आप 2a रखें तो 4a² बनेगा, तो 8ma²। ये वही एक्सप्रेशन है, लेकिन 3 डायमेंशन में इसके साथ एक इस तरह का टर्म y के लिए और इस तरह का एक टर्म z के लिए आता है। तो
द पॉइंट टू बी नोटेड इज ये है वेव फंक्शन फॉर अ पार्टिकल इन अ 3D रिजिड बॉक्स, और ये उसकी एनर्जी का एक्सप्रेशन है। वेव फंक्शन भी nx ny nz की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेंगे अलग अलग, और एनर्जी का आंसर भी nx ny nz की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एक वेव फंक्शन को हम एक स्टेट कहेंगे, ये एक स्टेट है और ये इस स्टेट की है एनर्जी। ओके, सो दिस मच। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। ये सब हम क्वांटम से भी सीधे मैं कह सकता था, वहाँ से देख लीजिए, बट जस्ट अ रिविज़न। अगर हम एक 3 डायमेंशन में पार्टिकल है, फ्री है, लेकिन रिजिड बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, तो उसके वेव फंक्शन का सॉल्यूशन ये है और एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है। ओके, अब क्वेश्चन ये है एक्चुअली, हाउ मेनी स्टेट्स, स्टेट का मतलब क्या है, एक nx ny nz का कॉम्बिनेशन एक स्टेट बनता है। आपको ध्यान रखना है nx ny nz तीनों 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 से ऊपर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू इनकी हो सकती है। तो nx ny nz का अगर आप एक कॉम्बिनेशन चूज करते हैं, माना ये 1 और ये 5 और ये 25, तो ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सवाल ये है, हाउ मेनी स्टेट्स एग्जिस्ट अप टू अ गिवन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी से एप्सिलॉन। माना आपने एनर्जी की किसी पर्टिकुलर वैल्यू एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं। एप्सिलॉन से मेरा मतलब यहाँ पे स्मॉल एनर्जी से नहीं है, एप्सिलॉन नॉर्मली हम स्मॉल क्वांटिटी के लिए रिजर्व करते हैं। एप्सिलॉन सिंबल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये ई की तरह ही दिखता है, बाद में मैं इसको ई से रिप्लेस कर दूंगा, लेकिन अभी मैं ई इस चीज़ को बात कर रहा हूँ। इसलिए माना कोई पर्टिकुलर एनर्जी ई आपके दिमाग में है एप्सिलॉन, और ये एनर्जी नॉर्मली बहुत ज़्यादा होगी, वेरी वेरी लार्ज। तो हम ये जानना चाह रहे हैं इस सिस्टम के एनर्जी लेवल्स को अगर आप प्लॉट करें, तो किसी भी क्वांटम सिस्टम की तरह एक इसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगी। इनफैक्ट इसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट तब बनेगी जब nx ny nz अपनी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पे होंगे। उनकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1 हो सकती है, 0 नहीं है, तीनों को मिनिमम वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। तो 1 1 1 रख के जो एक्सप्रेशन बनेगा वो मिनिमम एनर्जी है, तो माना वो एनर्जी लेवल ये है। फिर आप इनको अलग अलग कॉम्बिनेशन दें, 1 1 2 2 1 1 वगैरह वगैरह, आपको अलग अलग एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। कभी कभी डीजनरेसी भी हो सकती है, अलग अलग 2 या 3 या 4 स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग एक ही एनर्जी। तो कुल मिला के आपको बहुत सारे एनर्जी लेवल्स मिल रहे हैं, बहुत सारी स्टेट्स मिल रही हैं। तो अब सवाल ये है, जिस सवाल को मैं शुरू में पूछना चाहता था, इस सिस्टम के लिए अगर कोई एनर्जी एप्सिलॉन है, तो उस एनर्जी से नीचे कुल मिला के कितनी स्टेट्स हैं। से ये एप्सिलॉन है 50 जूल फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसी कुल कितनी स्टेट्स हैं, अगर आप ग्राउंड स्टेट से काउंटिंग शुरू करें कि 50 जूल तक टोटल मिला के कितनी स्टेट्स बनती है, 1 2 3 4, कहीं पे डिजनरेसी है तो 5 6 7 8 9 10। तो ये नंबर हम काउंट करना चाह रहे हैं, और इस नंबर को हम लिखेंगे एन टोटल एप्सिलॉन, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स अप टू द एनर्जी एप्सिलॉन। ओके, तो ये एक सवाल है, इस सवाल को हम आंसर करना चाहते हैं इस लेक्चर में। हाउ मेनी स्टेट्स, स्टेट का मतलब nx ny nz का एक कॉम्बिनेशन एक स्टेट को डिनोट करता है। तो हाउ मेनी स्टेट्स एग्जिस्ट अप टू अ गिवन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी से ई एन टोटल एप्सिलॉन, या बाद में मैं इस टोटल को भी सप्रेस कर दूंगा एन एप्सिलॉन। टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, ये यहाँ से यहाँ तक कुल काउंटिंग हमने करनी है, यही नंबर मेरा होगा एन एप्सिलॉन। ओके, और बाद में इस सवाल को हम थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि इस सवाल को हम आंसर कर देंगे तो फिर हम एक दूसरे सवाल का आंसर करना चाहेंगे, जो हमारा मोर बेसिक क्वेश्चन है, कितनी स्टेट्स लाई करती हैं एनर्जी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन। माना एप्सिलॉन एनर्जी ये है और एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन उससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी है, तो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच, इन दोनों एनर्जीज के बीच कुल कितनी स्टेट्स लाई करती है। माना ई एनर्जी तक 100 स्टेट्स लाई की और ई प्लस डी तक 122 लाई की, तो कुल मिला के इस लेवल में कितनी एनर्जी लाई की, 22। वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, लेकिन पहले अगर हम इसको आंसर कर देंगे तो दूसरा वाला भी आंसर हो जाएगा, और इसी चीज़ को हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ओके, उसको हम बाद में dn/d से डिनोट करेंगे। तो इस लेक्चर का एम एक्चुअली डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का एक्सप्रेशन ही डिराइव करना है फॉर 3 डायमेंशनल केस। तो ये कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ये एक्सप्रेशन हमारी मदद करेगा। ठीक है, आपको ध्यान केवल ये रखना है, nx ny nz का एक कॉम्बिनेशन एक स्टेट बताता है। ओके, और nx ny nz का जो एनर्जी से रिलेशन है वो ये एक्सप्रेशन है। ओके, तो अगर मैं एनर्जी की किसी पर्टिकुलर वैल्यू एप्सिलॉन की बात कर रहा हूँ, तो एनर्जी की जगह मैं एप्सिलॉन रखता हूँ और nx ny nz उससे ऐसे रिलेटेड होंगे। सो दैट कम्स हेयर, आप किसी पर्टिकुलर एनर्जी ई की बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन की बात कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एनर्जी ई के करस्पॉन्डिंग nx ny nz का जो रिलेशन है एनर्जी से ऐसा होगा। ओके, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखें, nx ny nz वैसे तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू 1 2 3 4 होती है। ठीक है, 1 या 1 से ज़्यादा होते हैं और डिस्क्रीट होते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ ये लेते हैं। अच्छा, nx ny nz की मतलब ये क्या वैल्यू है, ये वो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है। मैक्सिमम क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली nx ny nz का ये वो कॉम्बिनेशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक इलिप्सॉइड है, इस पर हम बाद में आते हैं, बट
लेकिन अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम एक बनाते हैं जिसे हम कहेंगे एन स्पेस। एन स्पेस का क्या मतलब है, आप 3 एक्सिस लीजिए, एक एक्सिस का नाम आप एन एक्स रखिए, एक एक्सिस का नाम एन वाई रखिए, एक एक्सिस का नाम एन जेड कीजिए। हर एक्सिस पे यूनिट डिस्टेंस पे आप पॉइंट मार्क कर दीजिए। माना ये एन एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे आपने एक पॉइंट मार्क कर दिया। इस पॉइंट को मार्क करने का मतलब है इस पॉइंट के लिए एन एक्स की वैल्यू 1 है और एन वाई और एन जेड की वैल्यू 0 है। ऐसे ही इसी से यूनिट डिस्टेंस और आगे आपने एक पॉइंट मार्क किया, एन एक्स की वैल्यू 2 हो गई और एन वाई और एन जेड की वैल्यू क्या है, 0। ऐसे ही वाई एक्सिस पे ये जो पॉइंट है इसका मतलब एन वाई की वैल्यू 1 है और बाकी 2 की वैल्यू 0 है। और बाकी आप फिर इस तरह के पॉइंट्स भी मार्क करें। माना ये वाला पॉइंट है जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, इसके लिए एन एक्स की वैल्यू भी 1 है और एन वाई की वैल्यू भी 1 है। और इस तरह से आप एक पूरा ग्रिड बना लें। तो इसको समझने के लिए मैं इसका 2 डायमेंशनल एग्जाम्पल लेता हूँ पहले, फिर मैं इस पर लौटता हूँ क्योंकि फिगर क्लमजी बनेगा। तो मैं 2 डायमेंशन में अगर दिखाता, इस इक्वेशन का काउंटर पार्ट 2 डायमेंशनल केस में क्या होता। 2 डायमेंशनल काउंटर पार्ट से मेरा मतलब क्या है, आपका एक पार्टिकल है जिसको आपने 2 डायमेंशन में कन्फाइन कर रखा है एल एक्स और एल वाई डायमेंशंस के बीच। वो एल एक्स से बाहर और एल वाई से बाहर नहीं जा सकता है। तो उस केस में आपका ट्रीटमेंट ऐसा ही होगा जैसे 3 डायमेंशनल केस में था, बस इस कंडीशन में ये वाला टर्म नहीं होगा। तो आपको कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी, एन एक्स स्क्वायर ओवर एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर एल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस राइट हैंड साइड को मैंने लिखा है सम कांस्टेंट। आपने ई की वैल्यू फिक्स कर रखी है कि मैं इस एनर्जी तक की बात कर रहा हूँ। तो 2 कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, एच क्रॉस कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट है जो कि एनर्जी की वैल्यू एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। ओके, अब ये किस चीज़ की इक्वेशन है, आप इस कांस्टेंट को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएँ दोनों टर्म के, और एल एक्स स्क्वायर इंटू सी को आप ए स्क्वायर कह दें और एल वाई स्क्वायर इंटू सी को बी स्क्वायर कह दें। तो ये इक्वेशन ऐसी तो है, एन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस समय आप एक 2 डायमेंशनल एन स्पेस की कल्पना करें, एक एक्सिस का नाम एन एक्स, एक एक्सिस का नाम एन वाई। ये इक्वेशन इलिप्स की इक्वेशन तो है। अगर आप एन एक्स और एन वाई को कंटिन्यूस वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लें थोड़ी देर के लिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अपॉन बी स्क्वायर टाइप की इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन। उसी तरह से मैंने इसीलिए कहा ये इक्वेशन किस चीज़ की है, इलिप्सॉइड की है। ओके, अच्छा 2 डायमेंशन में ही अगर देखें, 2 डायमेंशन में एन एक्स और एन वाई जो वैल्यू ले सकते हैं उसको समझने के लिए आप एक ग्रिड बनाइए। ग्रिड कैसे बनाया, यूनिट डिस्टेंस पे आपने पॉइंट्स मार्क कर दिए, ठीक है, जिस तरह से आपका ग्राफ पेपर होता है उस तरह से आपने पॉइंट्स मार्क कर दिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 0, मतलब एन एक्स की वैल्यू भी 0 है, एन वाई की वैल्यू भी 0 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एन एक्स की वैल्यू 1, एन वाई की वैल्यू 0, एन एक्स की वैल्यू 2, एन वाई की वैल्यू 0 एंड सो तो ये इन पॉइंट्स के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख रखे हैं एन एक्स और एन वाई के टर्म में। इसका कोऑर्डिनेट 0 1, इसका 1 1 2 1 3 1, सॉरी दिस मस्ट बी एक्स के अलॉन्ग 2 है, ये 1 2 होना चाहिए, दिस मस्ट बी 1 2 एंड दिस मस्ट बी 1 3, सॉरी करेक्ट कर लें आप अप्रोप्रिएटली। ये पॉइंट्स जो मैंने मार्क किए हैं इसमें इन पॉइंट्स को मैंने रेड से दिखाया है और बाकी पॉइंट्स को मैंने ब्लू से दिखाया है। एक्चुअली इनमें से हर एक पॉइंट बेसिकली एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 डायमेंशन में मैंने कहा स्टेट का मतलब क्या है, एन एक्स एन वाई एन जेड का एक कॉम्बिनेशन एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। 1 7 25 एक स्टेट है, 1 1 1 भी एक स्टेट है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकते हैं। ये वाले पॉइंट्स हैं, इनको मैंने रेड इसलिए मार्क किया क्योंकि इनमें एन एक्स या एन वाई में से एक की वैल्यू 0 होगी। इस एक्सिस के अलॉन्ग एन वाई की वैल्यू 0, इस एक्सिस के अलॉन्ग ये रेड पॉइंट्स पे एन एक्स की वैल्यू 0। तो ये वाले पॉइंट्स स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, रेड नॉट। लेकिन उसके अलावा बाकी ये जितने ग्रिड पॉइंट्स हैं इन्हें मैं ग्रिड पॉइंट्स कह रहा हूँ। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो हैं ये ग्रिड पॉइंट्स हैं। ये ब्लू पॉइंट्स जो हैं ये सब के सब एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये फिगर जो हमने एन स्पेस में बनाया, इसको बनाने का मतलब ही ये है, अगर हम इस तरह का एक 2 डायमेंशनल ग्रिड बनाएं तो केवल ये एक्सिस वाले पॉइंट्स को छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी ग्रिड के पॉइंट्स हैं वो सिस्टम की एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यहाँ जो मैंने आपको सवाल पूछा, सवाल ही ये पूछा है कितनी स्टेट्स हैं, किसी पर्टिकुलर एनर्जी वगैरह वो तो बाद में आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन कितनी स्टेट्स हैं। तो बेसिकली आपको स्टेट्स की काउंटिंग करनी है। तो हम अपने सवाल को इस कंस्ट्रक्शन से बेसिकली इन पॉइंट्स की काउंटिंग में रिड्यूस कर रहे हैं। ये पॉइंट्स स्टेट के करस्पॉन्डिंग है, तो इन पॉइंट्स को अप्रोप्रिएटली अगर हम काउंट कर लेंगे तो हम काउंट कर पाएंगे हमको कितनी स्टेट्स की बात हम कर रहे हैं। ओके, 3 डायमेंशन में यहाँ जो आपके ये स्क्वायर जैसे बन रहे हैं उनके बजाय आपके क्यूब जैसे फिगर बनेंगे। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डिस्टेंस, वाई के अलॉन्ग यूनिट डिस्टेंस, जेड के अलॉन्ग यूनिट डिस्टेंस। तो इस तरह के मैंने आपको एक जनरल क्यूब दिखाया है, आपको इस तरह के क्यूब्स दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट्स इस एन एक्स एक्सिस या एन वाई एक्सिस या एन वाई
NZ एक्सिस पे लाई करेंगे, उन्हें मुझे प्रॉब्ली रेड कलर का दिखाना चाहिए। ये रेड, ये रेड, ये रेड। रेड दिखाने का मतलब इन पॉइंट्स के लिए NX या NY या NZ की वैल्यू में से कम एक जीरो होता है, और अगर वो जीरो होता है तो वो तो स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन बीच का कोई पॉइंट है, माना ये बीच में कहीं ऐसा फिगर बन रहा है, ये NX की वैल्यू 7, Y की वैल्यू 5, Z की वैल्यू समथिंग 752 है माना ये, तो ये एक स्टेट है। आप Y एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट पॉइंट मूव किए तो NX और NZ की वैल्यू तो वही रही, NY की वैल्यू एक बढ़ गई। ये भी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारे के सारे आठों के आठों पॉइंट्स एक एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशनल केस में जैसे ये लाइन के अलॉन्ग के पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स किसी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से 3 डायमेंशनल केस में अब की बार आपका 3 डायमेंशनल ग्रिड बनेगा। ओके, उस ग्रिड का हर एक पॉइंट केवल ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स को छोड़ के, बाउंड्री मतलब ये प्लेन्स जो हैं, 3 बाइंडिंग प्लेन्स जो हैं, इनको छोड़ के बाकी बीच में कोई भी पॉइंट है वो बेसिकली एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। हो, लेट मी पिक दिस थिंग टू हेल्प यू विजुअलाइज। ये रूबिक्स क्यूब ले रखा है मैंने, बट ये उसके लिए माना आप सोचिए ये आपकी NX एक्सिस, NY एक्सिस, NZ एक्सिस, तो इसमें छोटे छोटे क्यूब्स बन रहे हैं, अंदर भी बीच में भी होंगे, बीच में भी का पार्ट आप नहीं देख सकते हैं, पर इसमें हर जगह पे क्यूब्स बन रहे हैं। तो कोई भी एक जो पॉइंट है, केवल इस फेस और इस फेस और इस फेस को छोड़ के कहीं पे भी कोई एक पॉइंट है, माना यही वाला पॉइंट है, तो ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और ऐसे ये पॉइंट भी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पॉइंट, और बीच का भी जो पॉइंट है, बीच का पॉइंट मैं यहाँ टच नहीं कर सकता हूँ पेन से, लेकिन बीच का जो पॉइंट है वो भी, तो इस स्पेस में हर एक पॉइंट क्या कर रहा है, एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल इनको छोड़ के। लेकिन तो अब हमारा सवाल को मैं ऐसे कास्ट कर सकता हूँ। मेरा सवाल था किसी पर्टिकुलर एनर्जी एप्सिलॉन से नीचे कुल कितनी स्टेट्स हैं। फिर से इस 2 डायमेंशनल एग्जांपल में देखते हैं। बेसिकली मुझे ये ब्लू वाली स्टेट्स काउंट करनी है, लेकिन कहाँ तक? 2 डायमेंशन में ये इक्वेशन एक इलिप्स की इक्वेशन है। उस इलिप्स का साइज़ जो है वो एप्सिलॉन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इलिप्स का साइज़ क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं ये A और B जो होती हैं ये इलिप्स की सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस बनती हैं, और ये A और B एप्सिलॉन के टर्म्स में डिसाइड हो रही हैं। ठीक है, ये C एप्सिलॉन जो है ये एक कांस्टेंट है जो एप्सिलॉन की वैल्यू पे डिपेंड करता है, और A² मैंने लिखा है LX² इंटू C को, और ऐसी B² लिखा है LY² इंटू C को। तो मतलब ये A और B जो हमने एनर्जी की वैल्यू पिक की है उस पर डिपेंड करेंगे। इनफैक्ट अगर मैं इस इलिप्स को बनाऊँ, माना ये इलिप्स ये ब्लू वाला कर्व बना, और मैंने ये जो पॉइंट्स हैं जिनको मैंने यहाँ थोड़ा फिर भी बेटर तरीके से बनाया था, यहाँ मैंने केवल ऐसे ही बना दिया। हाँ, X और Y एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं वो रेड कलर के हैं, मतलब वो काम के नहीं हैं, और बाकी हमारे क्या हैं, ब्लू पॉइंट्स हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इलिप्स तो मैंने पूरे में बनाया, पूरा मतलब पूरे XY प्लेन में, चारों क्वाड्रेंट में, लेकिन पॉइंट्स मैंने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाए। क्यों? NX और NY जो वेरिएबल्स हैं 2 डायमेंशनल केस में, ये 1 या 1 से ज़्यादा होते हैं, केवल पॉजिटिव होते हैं। तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में अगर आप एक पॉइंट मार्क करें भी तो वहाँ NX या NY की वैल्यू क्या बनेगी, नेगेटिव। वो हमारी स्टेट के करस्पॉन्डिंग नहीं होता है। स्टेट के करस्पॉन्डिंग केवल कौन से पॉइंट्स हैं, जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो अब 2 डायमेंशन में मेरा सवाल को मैं ज्योमेट्रिकल एक प्रॉब्लम की तरह कास्ट कर सकता हूँ। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो वाले पॉइंट्स काउंट करने हैं जो इस इलिप्स के अंदर अंदर लाई करते हैं। पॉइंट्स तो आपके यहाँ भी होंगे, यहाँ पे भी हैं, ये सारी सिस्टम की सारी पॉसिबल स्टेट्स हैं, लेकिन इन वाली स्टेट्स की एनर्जी एप्सिलॉन से ज़्यादा बनती है। हमें ये जो इलिप्स है ये एप्सिलॉन एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है। माना एप्सिलॉन की वैल्यू कम है तो ये वाला इलिप्स बना, एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा लेते तो ज़्यादा बड़ा इलिप्स बनता। तो एप्सिलॉन की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए माना ये इलिप्स बना, तो कितनी स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी एनर्जी एप्सिलॉन से कम है, नीचे है? वो कौन सी स्टेट्स हैं? ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8। इनकी अगर मैं काउंटिंग कर सकूं तो मुझे मेरे सवाल का आंसर मिल गया। नंबर ऑफ स्टेट्स जिनकी एनर्जी एप्सिलॉन से कम है वो स्टेट्स हैं, केवल इन रेड वालों को छोड़ के जितनी स्टेट्स इस क्वाड्रेंट में, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस इलिप्स ने बाउंड कर रखी हैं। ये इलिप्स और NX एक्सिस और NY एक्सिस के बीच जितनी स्टेट्स हैं। और अगर मेरा ये इलिप्स बहुत लार्ज है, आपको यहाँ तो ये 15-16 ब्लू पॉइंट्स दिख रहे हैं, मैंने आपको कहा ये एप्सिलॉन नॉर्मली बहुत लार्ज होगा। लार्ज किसके कंपेयर्ड? एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसके मुकाबले ये टोटल एनर्जी क्या होगी, वेरी वेरी लार्ज। ओके, फॉर एग्जांपल माना हाइड्रोजन एटम में एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, लेकिन टोटल एनर्जी माना आप 1 जूल की बात कर रहे हैं, सिस्टम की टोटल एनर्जी 1 जूल, तो टोटल एनर्जी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो आपको ये लग रहा है ये इलिप्स बहुत छोटा है, एक्चुअली ये इलिप्स बहुत 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 लार्ज है। तो उसके अंदर नंबर ऑफ ब्लू डॉट्स क्या होंगे, बहुत 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 ज़्यादा। अगर मैं इस फिगर को यहाँ पे बना सकूँ वेरी वेरी रफली,
माना मैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाता हूँ 2 डायमेंशनल केस में, ये बना मेरा इलिप्स। अब यहाँ इसके अलॉन्ग रेड वाले पॉइंट्स हैं जिनको मैंने काउंट नहीं करना है, और यहाँ है ब्लू पॉइंट्स, लेकिन ये पॉइंट्स का नंबर अब बहुत लार्ज है। तो अगर मैं इनमें रेड वाले पॉइंट काउंट भी कर लूँ तभी भी मेरी कोई ज़्यादा एरर नहीं होगी। वैसे तो अगर मैं बिल्कुल सही कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो मुझे इन रेड वाले पॉइंट्स को काउंट नहीं करना चाहिए, बट ये इलिप्स का जो साइज़ है ये हमारा बहुत लार्ज होने वाला है, तो अगर मैं इन रेड वालों को काउंट करूँ या ना करूँ इससे मेरे को एरर नहीं आएगी। तो आगे से मैं अब ये रेड और ब्लू पॉइंट्स में भेद नहीं करूँगा। मैं नंबर ऑफ स्टेट्स काउंटिंग के लिए क्या करूँगा 2 डायमेंशनल केस में, ये इलिप्स बनाया। ये इलिप्स कैसे बना, इस इक्वेशन से, जो आपने एनर्जी की वैल्यू हमें सप्लाई की, किस एनर्जी तक आप आंसर चाह रहे हैं, उस एनर्जी की वैल्यू से एक इलिप्स बना। उस इलिप्स के अंदर कुल कितनी स्टेट्स आ रही हैं, स्टेट का मतलब एक एक पॉइंट एक एक स्टेट है। ओके, अब इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगा। इन स्टेट्स को काउंट कर लो तो उतनी हो जाएंगी स्टेट्स अप टू एनर्जी ई। माना आप और ज़्यादा एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ये माना 10 यूनिट एनर्जी वाला इलिप्स था, आपने सवाल ये पूछा था 10 यूनिट एनर्जी तक कितनी स्टेट्स हैं, ये पॉइंट काउंट कर लो। आपने सवाल बाद में चेंज कर दिया, नहीं भाई मुझे 50 यूनिट एनर्जी तक कितनी स्टेट्स हैं वो काउंट करनी है, तो अब की बार आपका इलिप्स बड़ा बनेगा, 50 एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग वाला इलिप्स बड़ा बनेगा, तो उसके अंदर और पॉइंट्स आएंगे, उतनी स्टेट्स हो जाएंगी। तो आपको काउंट यही करना है। इसी चीज़ को आप 3 डायमेंशन में जनरलाइज करें तो 3 डायमेंशन में इलिप्स के बजाय बनेगा आपका इलिप्सॉइड। मैं उस पर बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले अब यहाँ पे 2 डायमेंशन में ही आप एक चीज़ देखिए, मैं अभी तक कह रहा हूँ जरा आप इसमें से किसी एक स्क्वायर को पकड़िए, इसमें से किसी एक स्क्वायर का साइज़ कितना है, साइज़ मतलब वॉल्यूम, इसे हम 2 डायमेंशन में वॉल्यूम कहेंगे। ये साइड भी 1 है, ये साइड भी 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि हमने पॉइंट्स यूनिट डिस्टेंस पे मार्क किए थे, ठीक है। तो इस एक बॉक्स का साइज़, इस एक स्क्वायर का साइज़ कितना है, 1 है। और एक स्क्वायर के साथ कितनी स्टेट्स एसोसिएटेड हैं, 1 2 3 4। तो मतलब यूनिट एरिया के साथ, या 2 डायमेंशन में हम उसे वॉल्यूम कह सकते हैं, वो 2 डायमेंशन का वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम के साथ कितनी स्टेट एसोसिएटेड लग रही हैं, 4 स्टेट्स। पर आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है, एक स्टेट अगर आप कोई पिक करते हैं तो वो 4 बॉक्सेस में भी तो शेयर हो रही है। ये वाली स्टेट जो है ये इस बॉक्स में भी पार्टिसिपेट कर रही है, और इस बॉक्स में पार्टिसिपेट कर रही है, और इसमें भी पार्टिसिपेट कर रही है, और इसमें भी। तो एक स्टेट बेसिकली एक बॉक्स के अंदर अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है, 1/4। तो अब अगर आप वॉल्यूम के साथ स्टेट्स का को करें, रिकंसाइल करें, एक बॉक्स के साथ 4 पॉइंट्स एसोसिएटेड हैं, पर हर पॉइंट अपना उस स्टेट में कितना कंट्रीब्यूशन देता है, उस बॉक्स में कितना कंट्रीब्यूशन देता है, 1/4, क्योंकि 1/4 कंट्रीब्यूशन ये वाला यहाँ करेगा, 1/4 यहाँ करेगा, 1/4 यहाँ करेगा, 1/4 यहाँ। तो और कुल मिला के इस बॉक्स के साथ एसोसिएटेड पॉइंट भी कितने हैं, 4। तो 4 गुणा गया 1/4, 1। यूनिट वॉल्यूम के साथ आप ऑन एवरेज कितनी स्टेट्स एसोसिएट कर सकते हैं, 1। 4 नहीं, आप ऐसे नहीं बोलेंगे ये चारों की चारों स्टेट इसी वाले बॉक्स से एसोसिएटेड हैं तो वैसे एसोसिएटेड, लेकिन इनकी शेयरिंग भी हो रही है अगल बगल के बॉक्सेस से। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जब वो निकालते हैं कि वो वाला जो पर्टिकुलर लैटिस साइड पे वो जो भी एटम या आयन है या मॉलिक्यूल है वो कितने बॉक्सेस में शेयर्ड हो रहा है, तो कुछ वैसा ही है। 3 डायमेंशन में इसी आइडिया को एक्सटेंड करें। 3 डायमेंशन में यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 × 1 × 1 साइज़ का एक बॉक्स, उसका वॉल्यूम भी 1 है। यूनिट वॉल्यूम के साथ आप देखेंगे कितनी स्टेट्स एसोसिएटेड हैं। अगर आप ऐसी देखें, नाइवली देखें, तो आप बोलेंगे 8 स्टेट्स। ये 8 कॉर्नर पे हर एक पॉइंट एक एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक बॉक्स के साथ कितनी स्टेट्स, 8। लेकिन इस समय कोई एक पॉइंट खुद शेयर भी तो 8 बॉक्सेस में हो रहा है। इसको मैं आपको फिर से रूबिक्स क्यूब की मदद से शो करने की कोशिश करता हूँ। इंसिडेंटली मेरे पास यहाँ पे रूबिक्स क्यूब मुझे अगल बगल से मिल गए। अब की बार इसे पूरा एक बॉक्स समझो, ये इस तरह का एक बॉक्स है, इसके हर कॉर्नर पे एक स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या इस बॉक्स के साथ, इस बॉक्स का साइज़ 1 है, 1 × 1 × 1, इसका वॉल्यूम यूनिटी है, क्या इस यूनिट वॉल्यूम के साथ 8 स्टेट एसोसिएटेड है? नहीं भाई, आप इस पर्टिकुलर स्टेट को सोचो, यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेट है इस कॉर्नर पे, इसके बगल में एक दूसरा बॉक्स भी तो होगा, और उसके बगल में एक और बॉक्स भी होगा, और उसके बगल में एक और बॉक्स भी होगा। इनको आप छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर मत समझिए, ये अपने आप में सबके सब यूनिट बॉक्सेस हैं। ये एक यूनिट बॉक्स है, यूनिट बॉक्स है, और ऐसे ही 8 बॉक्सेस इसके ऊपर भी रखे होंगे। उसके लिए मैं इसे यूज़ करता हूँ, मेरे पास एक ही एक्स्ट्रा बचा है, ये
यहाँ पे जो आपने जिसे आप स्टेट कह रहे हैं, एक स्टेट का पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट आपने यहाँ पे रखा हुआ है, पर वो कितने बॉक्सेस में शेयर हो रहा है, 1 2 3 4, और ऊपर की लेयर में भी 4 होंगे, ये पॉइंट 8 बॉक्सेस में शेयर हो रहा है। तो एक स्टेट जो है वो केवल एक बॉक्स में अपना कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है ऑन एवरेज, 1/8। तो 1/8 कंट्रीब्यूशन इसने किया और 1/8 इसने किया और 1/8 इसने किया और 1/8 इसने, और ऐसे नीचे के 4, कुल 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, और हर पॉइंट ने कंट्रीब्यूशन 1/8 किया। तो टोटल जो स्टेट्स हैं यूनिट वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग कितनी आई, 1। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस फैक्ट। यूनिट वॉल्यूम से एसोसिएटेड ये जो वॉल्यूम है यूनिट वॉल्यूम, इसके साथ हम कितनी स्टेट्स एसोसिएट करेंगे ऑन एवरेज, यूनिट। ओके, यूनिट बॉक्स हैज़ 8 स्टेट्स एसोसिएटेड, एक बॉक्स के साथ आपको 8 स्टेट्स दिख रही हैं, लेकिन एक ईच स्टेट, ईच कॉर्नर जो है वो अपने आप में 8 बॉक्सेस में शेयर होता है, जो मैंने आपको अभी दिखाने की कोशिश की। तो इसका मतलब ऑन एवरेज एक बॉक्स मतलब यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के साथ आप कितनी स्टेट एसोसिएट कर सकते हैं, 1 स्टेट। ओके, तो अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। एक स्टेट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है इस स्पेस में, इस स्पेस का नाम मैं क्या कह रहा हूँ, एन स्पेस, और इसे हम एन स्पेस के बजाय आप चाहे तो के स्पेस भी समझ सकते हैं। के स्पेस में क्यों कह रहा हूँ, एन और के का अगर आप ये रिलेशन देखें, ये पाई और एल कांस्टेंट है, तो एन और के ओवरऑल एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, के वेव वेक्टर, और क्वांटम मैकेनिक्स में के रिलेटेड होता है मोमेंटम से, P = H क्रॉस के। तो एन बोलूँ या के बोलूँ या पी बोलूँ, सब एक ही चीज़ है। तो जिस चीज़ को मैं एन स्पेस कह रहा था, इसको ज़्यादा सही नाम वैसे इसका के स्पेस होना चाहिए, मैं यहाँ पे वो वाली टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, या आप इसे मोमेंटम स्पेस भी समझ सकते हैं। ये फिगर एक्चुअली हमने मोमेंटम स्पेस में बनाया है, ओके, बट मैं इसे यहाँ पे एन स्पेस कहूँगा। तो ये एन स्पेस में एक स्टेट का मतलब यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मेरा जो इलिप्सॉइड बन रहा है, 2 डायमेंशन में इलिप्स बनता है, 3 डायमेंशन में उसका काउंटर पार्ट इलिप्सॉइड, उस इलिप्सॉइड का भी मुझे केवल फर्स्ट ऑक्टेंट लेना है, यहाँ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव क्वाड्रेंट। 3 डायमेंशनल केस में आपके पास 8 ऑक्टेंट बनते हैं, उसमें से वो वाला ऑक्टेंट जहाँ NX NY NZ तीनों पॉजिटिव हैं। तो माना जैसे मैं यहाँ केवल ये वाला सेगमेंट दिखा रहा था आपको, ये ऐसे ही 3 डायमेंशन में ऑक्टेंट हम कुछ इस तरह से ही दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं इसे फाइन नहीं कर सकता हूँ। होपफुली आप समझ रहे होंगे। माना आपने कोई एग शेप्ड ऑब्जेक्ट ली और उसको 3 एक्सिस के अलॉन्ग आपने काट दिया, तो एक ऑक्टेंट जो निकल के आया वो ये है। तो इसके अंदर जितनी स्टेट्स हैं हमें उनकी काउंटिंग करनी है। तो वो काउंटिंग अब मैं कैसे कर सकता हूँ, यूनिट स्टेट मुझे पता है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 1। माना इस इलिप्सॉइड का ये जो पॉजिटिव ऑक्टेंट का वॉल्यूम बना 20 यूनिट्स, तो इसका मतलब इसके अंदर ऐसे कितने बॉक्स फिट हो जाएंगे, 20, और हर बॉक्स का मतलब एक स्टेट, तो स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, 20। मुझे स्टेट्स काउंट करने के लिए एक्चुअली क्या करना है, इस इलिप्सॉइड का वॉल्यूम निकालना है, इसके फर्स्ट ऑक्टेंट का वॉल्यूम निकालना है। जितना वो वॉल्यूम है उसे 1 से डिवाइड करो। 1 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, एक बॉक्स का वॉल्यूम यूनिटी के बराबर है, तो 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना इसका वॉल्यूम है इस इलिप्सॉइड का, उतनी ही स्टेट्स होंगी अप टू एनर्जी एप्सिलॉन। तो हमने प्रॉब्लम को इस कंस्ट्रक्शन से क्या कर दिया, एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में रिड्यूस कर दिया। अभी हम इस प्रॉब्लम को और भी आसान कर देंगे, बट आंसर ये है वॉल्यूम ऑफ दिस ऑक्टेंट ऑफ इलिप्सॉइड। जितना इस ऑक्टेंट का वॉल्यूम है, इलिप्सॉइड का फर्स्ट ऑक्टेंट में वॉल्यूम है, वही क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स अप टू एप्सिलॉन। लेकिन अभी हम इस चीज़ को और आसान कर देंगे। इलिप्सॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, बट इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन को एक्चुअली थोड़ा सी और चेंज करते हैं। ये इलिप्सॉइड क्यों बना था, क्योंकि इक्वेशन ऐसी थी, nx² + LX² + ny² LY² + nz/L² इक्वल टू ये एनर्जी और nx ny का रिलेशन ये था। अगर मैं nx/Lx को एक नया वेरिएबल घोषित कर दूँ xi x, और ny और ly को xy y, और nz और lz को nx ny nz की जगह 3 नए वेरिएबल ले आया, xi x xy y और xz, तो उनके टर्म में यही इक्वेशन ऐसी दिखेगी। अब अगर आप nx ny nz स्पेस को भूल जाएं, आप बोलें पहली एक्सिस पे मैं xi x प्लॉट कर रहा हूँ, और दूसरी एक्सिस पे xy y प्लॉट कर रहा हूँ, और तीसरी एक्सिस पे xy z प्लॉट कर रहा हूँ। ओके, प्लॉट किस तरह से कर रहे हैं, आप इस पे पॉइंट्स मार्क कीजिए, लेकिन पॉइंट्स कितनी दूरी पे मार्क कर रहे हैं आप, पॉइंट्स का, जैसे इस पॉइंट का नामकरण मैंने 1 0 0 किया है, ये ओरिजिन का नाम 0 0 0, xi x xy y xy z तीनों एक्सिस का ओरिजिन जो है वो 0 0 0। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया है, इस पॉइंट को मैंने 1 0 0 लिखा है। ये जो मैंने 3 नंबर्स लिखे हैं, ये एक्चुअली वैल्यू तो nx ny nz की ही हैं। ओके, हर पॉइंट के साथ मैंने 3 नंबर्स लिखे हैं,
ये हैं तो एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू, एन एक्स एन वाई एन जेड की एक वैल्यू का मतलब एक स्टेट ये है, 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 एक स्टेट ये। अगेन मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड कराऊँ, एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू जीरो वाले वैसे स्टेट्स नहीं होते हैं, पर जब हमारे इलिप्सॉइड का जो साइज़ है वो बहुत लार्ज हो जाएगा तो ये जीरो वालों को काउंट करने से कोई ज़्यादा एरर नहीं होगी, तो हम इनको भी काउंटिंग में ले लेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनमें से हर एक पॉइंट बेसिकली क्या है, एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन एक्स एन वाई एन जेड। लेकिन यहाँ पे मेरे वेरिएबल मैंने एन एक्स नहीं है, जाई एक्स है। जाई एक्स कितना डिफाइन किया मैंने, एन एक्स बाई एल एक्स। और अगर जैसे इस पॉइंट के लिए आप देखें एन एक्स की वैल्यू 1 है, एन एक्स की वैल्यू है 1, तो अगर आप 1 रखें तो जाई एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी बन रही है, 1 अपॉन एल एक्स। मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना दूर है, 1 अपॉन एल एक्स। पिछले कंस्ट्रक्शन और इस कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है, यहाँ ये पॉइंट्स जो थे एन स्पेस में हर पॉइंट यूनिट डिस्टेंस पे था, यूनिट डिस्टेंस पे। हुआ क्या है, यहाँ ये वाला पॉइंट यूनिट डिस्टेंस पे ना रह के अब खिंच के या तो करीब या दूर हो गया है। अब इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी हो गई है, 1 अपॉन एल एक्स। ऐसे ही वाई एक्सिस के अलोंग वाला जो पॉइंट था वो खिंच के कितनी दूरी पे हो गया है, 1 अपॉन एल वाई पे। और ऐसे ही जेड एक्सिस वाला पॉइंट 1 अपॉन एल जेड। बेसिकली आप इसे ऐसे सोचिए, आपका एक 3 डायमेंशनल ग्रिड था, आपने उसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग अलग अलग स्केल फैक्टर से या तो खींच दिया है या कंप्रेस कर दिया। ये जो चीज़ है एल एक्स 1 अपॉन एल एक्स से मल्टीप्लाई करना, 1 अपॉन एल वाई से मल्टीप्लाई करना, 1 अपॉन एल जेड से मल्टीप्लाई करना, ये स्केलिंग है। इस तरह की स्केलिंग हमने क्वांटम मैकेनिक्स में कई बार की है, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स में। बेसिकली आपने एन एक्स एन वाई एन जेड के बजाय नई क्वांटिटीज़ ली हैं जो उसका कुछ गुना है, 1 बाई एल एक्स गुना, 1 बाई एल वाई गुना, 1 बाई एल जेड गुना। इस गुना करने का मतलब क्या है, जो शेप अभी तक आपको यहाँ ऐसी दिख रही थी, हर साइड 1 1 1 के बराबर थी, अब वही शेप कैसी दिख रही है, उसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो चुकी है। एक साइड 1 अपॉन एल एक्स, एक साइड 1 अपॉन एल वाई, एक साइड 1 अपॉन एल जेड। बाकी सारा चीज़ वही है, लेकिन ये हमने किया क्यों, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, ये शेप शायद ज़्यादा आसान है, इसका वॉल्यूम तो 1 इंटू 1 इंटू 1 बड़े आराम से निकलता है। इसकी शेप थोड़ा टीडियस हो गई, लेकिन फिर भी ये इसके आपस के सारे एंगल तो 90 डिग्री हैं, इसका वॉल्यूम निकालना अभी भी मुश्किल नहीं है। इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना है, 1 अपॉन एल एक्स इंटू 1 अपॉन एल वाई इंटू 1 अपॉन एल जेड। लेकिन फिर ये कैलकुलेशन हमने क्यों की, कंस्ट्रक्शन की क्यों। अब मेरे वेरिएबल्स कौन है, जाई एक्स जाई वाई जाई जेड। जाई एक्स जाई वाई जाई जेड के टर्म्स में आप इस रिलेशन को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये अब स्फीयर की इक्वेशन है। एन एक्स एन वाई एन जेड के टर्म में एलिमेंट्री वॉल्यूम तो आपका क्यूब बन रहा था, लेकिन ये वाला जो फिगर है 3 डायमेंशनल, ये जो फिगर है ये एलिप्सॉइड बन रहा था, ये एलिप्सॉइड की इक्वेशन थी। जाई एक्स जाई वाई जाई जेड के टर्म में क्या हुआ, जाई एक्स जाई वाई जाई जेड बेसिकली एन एक्स एन वाई एन जेड ही हैं, बस उन्हें अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग फैक्टर से स्केल कर रखा है। उससे क्या हुआ, वो बॉक्स जो हैं उनकी साइड्स का की डायमेंशन तो अलग अलग हो गई, एक 1 बाई एल एक्स, एक 1 बाई एल वाई, एक 1 बाई एल जेड। लेकिन अब ये जो इक्वेशन है ये एक स्फीयर की है, मैं उसे स्फीयर को केवल सिंबॉलिकली ऐसे दिखा रहा हूँ, और बाकी सारा आइडिया वही है। आपको इस स्फीयर के पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर लाई करने वाले पॉइंट्स का नंबर काउंट करना है। इलिप्सॉइड जिसके लिए कैलकुलेशन शायद थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, उसके बजाय उस इलिप्सॉइड को आपने स्क्वीज़ या स्ट्रेच करके अलग अलग डायरेक्शन में उसे स्क्वीज़ या स्ट्रेच करके, स्क्वीज़ या स्ट्रेच मतलब 1 अपॉन एल एक्स 1 अपॉन एल वाई, इन फैक्टर्स की मदद से आपने उसे स्फीयर पे बदल दिया। ओके, तो इसको आप इस तरह सोचिए। मैं 2 डायमेंशन में आपको एग्जांपल दूं, माना ये आपका इलिप्स है, इस डायरेक्शन में ज़्यादा लंबा है, इस डायरेक्शन में छोटा है, लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग अपने इस फिगर को किसी तरह से कंप्रेस कर सकें तो धीरे धीरे हो सकता है ये फिगर कुछ ऐसा दिखे और बाद में हो सकता है ये फिगर ऐसा दिखे, लेकिन उसके लिए आपको एक्स एक्सिस में स्केलिंग करनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस का स्केल बदलना पड़ेगा। ये हमने वही किया है। इससे क्या हुआ, अगर पहले यहाँ ये पॉइंट्स इतनी दूरी पे थे, माना यहाँ अगर एक स्क्वायर दिख रहा था पहले, तो अब स्क्वीज़ करने से उसको हमने केवल एक्स एक्सिस के अलोंग स्क्वीज़ किया, तो बाद में ये फिगर शायद ऐसा दिखेगा, यही फिगर ऐसा दिखेगा। वाई डायरेक्शन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक्स एक्सिस आपने स्क्वीज़ कर दी, स्क्वीज़ करने से स्क्वायर का तो ये रेक्टेंगल बन गया, लेकिन इलिप्स का साथ में क्या बना, सर्किल। स्क्वायर से इलिप्स में जाने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसका एरिया भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं, इसका एरिया भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इलिप्स का एरिया निकालना थोड़ा टफ है, सर्किल का एरिया निकालना ज़्यादा आसान है। वही आइडिया हमने 3 डायमेंशन में किया है। इलिप्स को मैंने इस मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन से एन स्पेस के बजाय अगर मैं जाई स्पेस में आ गया, जहाँ जाई के रिलेशन ये है, तो अब वो जो जिस सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ वो सरफेस अब एक स्फीयर की सरफेस है,
स्फीयर की सरफेस। ओके, तो अब फिर से बाकी आइडिया वही है। तो फिर से एक बॉक्स जिसकी एक साइड 1/LX, एक 1/LY है, एक 1/LZ, उसके हर एक उसके साथ कितनी स्टेट एसोसिएटेड है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन आप यही फिगर सोचिए, लेकिन आपकी बार इसकी हर एक साइड बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एक स्टेट है, यहाँ भी एक स्टेट है, यहाँ एक स्टेट, एक स्टेट। तो एक बॉक्स के साथ रफली आप एसोसिएट करें, नाइवली एसोसिएट करें, तो आप बोलेंगे 8 स्टेट्स। पर फिर ध्यान रखें, इस बॉक्स के बगल में एक दूसरा बॉक्स है और तीसरा और चौथा, 4 बॉक्स इस तल पे और 4 बॉक्स इसके ऊपर वाली मंजिल में। तो एक स्टेट बेसिकली 8 बॉक्सेज में शेयर हो रही है। तो फिर से वही आर्ग्यूमेंट अप्लाई करें। अच्छा, एक बॉक्स के साथ वैसे तो 8 स्टेट्स है, पर हर स्टेट खुद 8 बॉक्सेज में शेयर होती हैं। तो ऑन एवरेज एक बॉक्स के हिस्से कितनी स्टेट आई? एक स्टेट। लेकिन अब की बार इसको वॉल्यूम के टर्म में अगर हम बोलें, अब की बार इस डब्बे का वॉल्यूम कितना है? 1/LX इंटू 1/LY इंटू 1/Z। मतलब एक स्टेट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है इस पूरे बॉक्स के साथ? अब एक स्टेट एसोसिएटेड है, तो एक स्टेट का वॉल्यूम कितना है? 1/LX इंटू 1/LY इंटू 1/LZ। एन स्पेस में ये वॉल्यूम 1 के बराबर था, एक स्टेट के साथ एसोसिएटेड वॉल्यूम 1 था। जाई स्पेस में एक स्टेट के साथ एसोसिएटेड वॉल्यूम इतना हो चुका है, और ये कितना है? 1/LX इंटू LY इंटू LZ। और LX इंटू LY इंटू LZ हमारा एक्चुअल फिजिकल स्पेस था। हमने जहाँ स्टार्ट किया था, ये एक्चुअल स्पेस नहीं है, जाई एक्स जाई वाई जाई जेड या NX NY NZ। ये तो हमने मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन की है। एक्चुअल मेरा सिस्टम ये था, एक पार्टिकल ऑफ मास m, वो एक बॉक्स के अंदर कन्फाइंड था। बॉक्स की एक साइड LX, एक साइड LY, एक साइड LZ। एक्चुअल जो फिजिकल वॉल्यूम उस पार्टिकल को अवेलेबल था, वो था इन तीनों का प्रोडक्ट, जिसे मैंने वी फिजिकल लिखा था। एक्चुअल फिजिकल वॉल्यूम जो है, एक स्टेट, उस सिस्टम की जो क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, एक स्टेट के साथ जो एसोसिएटेड वॉल्यूम है वो कितना है? 1/V फिजिकल। ओके, ये रिजल्ट आप देख रहे हैं। एक्चुअल फिजिकल स्पेस अगर बढ़ता है, तो जो स्टेट का वॉल्यूम है इस स्पेस में, जाई स्पेस या एन स्पेस या के स्पेस या मोमेंटम स्पेस, सब एक ही बात है, वहाँ ये वॉल्यूम घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वी अगर बढ़े, फिजिकल वॉल्यूम बढ़े, तो स्टेट को जितने वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ रही है वो कम हो रहा है। एक्चुअली ये अनसर्टेनिटी रिलेशन जो होता है क्वांटम मैकेनिक्स का, उससे रिलेटेड है। माना आप एक्चुअली बॉक्स को बड़ा कर रहे हैं, इसको इस तरह सोचो, माना सारी साइड आपने बढ़ा दी, बॉक्स बड़ा हो गया। बॉक्स बड़ा होने का मतलब पार्टिकल के पास पोजीशन में ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। पार्टिकल बॉक्स के अंदर फ्री है, तो आपको नहीं पता एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। बॉक्स बड़ा कर दिया, अनसर्टेनिटी बढ़ गई। पोजीशन में अनसर्टेनिटी आपने बढ़ा दी, फिजिकल वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे, तो एक स्टेट का जो इस स्पेस में वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? कम। ये कौन सा स्पेस है? जाई स्पेस। जाई स्पेस मतलब एन स्पेस, एन स्पेस मतलब के स्पेस, और के रिलेटेड होता है मोमेंटम से। मोमेंटम स्पेस में स्टेट अब स्क्वीज हो गई है, कम वॉल्यूम ले रही है। कम वॉल्यूम लेने का मतलब मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो कम हो चुकी है। फिजिकल स्पेस में अनसर्टेनिटी बढ़ाई, तो मोमेंटम स्पेस में अनसर्टेनिटी क्या हो गई? कम। ये अनसर्टेनिटी रिलेशन के कारण आ रहा है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, ये जो हम रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे, हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए ऑब्टेन किया है, तीनों साइड्स अलग अलग थी, LX LY LZ। लेकिन हम किसी भी सिस्टम के लिए सॉल्यूशन करें, किसी भी प्रकार की शेप आप ले लें, रेक्टेंगुलर लेना जरूरी नहीं है, आप स्फेरिकल, सर्कुलर तो 2 डायमेंशन हो जाएगा, स्फेरिकल लें, इलिप्सॉइड लें, और कोई ज़रूरी नहीं है कोई जनरल सिमेट्री हो, आप आर्बिट्री शेप के साथ अगर कैलकुलेशन कर सकते हैं, तभी भी आपको यही रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन सबसे आसान वो बनते हैं जब हमारा बॉक्स किस टाइप का है? स्क्वायर बॉक्स। स्क्वायर मतलब 2 डायमेंशनल स्क्वायर कह रहे हैं, 3 डायमेंशन में वो हमारा क्यूबॉइड है बेसिकली। ओके, दिस तो ये अच्छा। तो अब की बार काउंटिंग कैसे करनी है? आप स्फीयर का वॉल्यूम लीजिए केवल फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर। स्फीयर को मैं ऐसे दिखाऊंगा, फर्स्ट ऑक्टेंट में स्फीयर, ये और ये और ये। आप सोचिए आपके पास कोई गोल फ्रूट है, ठीक है, संतरा या माल्टा टाइप का, आप उसे बराबर टुकड़ों में उस पर 3 कट लगाइए, तो उसका जो एक ऑक्टेंट निकल के आता है, हम केवल उसका वॉल्यूम देख रहे हैं, ठीक है। इसका वॉल्यूम आप निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ 1 ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर, और इस स्फीयर का रेडियस कितना है? इस चीज़ को हमने रेडियस पैरामीटर कहा, जाई एक्स स्क्वायर प्लस जाई वाई स्क्वायर इक्वल टू जाई जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वो स्फीयर का जो रेडियस है वो इस एनर्जी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एनर्जी की वैल्यू कम है तो रेडियस छोटा बनेगा, एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो रेडियस ज़्यादा बनेगा। हमें इस रेडियस के अंदर जितने स्टेट्स लाई कर रही हैं उनको काउंट करना है, पर उनको काउंट हम ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 करके नहीं करेंगे। हमने ये पता लगा लिया एक स्टेट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, इतना, और अगर मैं इसका टोटल वॉल्यूम निकाल दूं
तो उससे अगर एक स्टेट के वॉल्यूम को भाग दे दूंगा तो नंबर ऑफ स्टेट्स पता लग जाएंगी। माना एक स्टेट का वॉल्यूम बना 2 यूनिट्स, माना ये 2 के बराबर बनता है, और पॉजिटिव ऑक्टेंट का वॉल्यूम है 50 यूनिट्स, तो इसके अंदर ऐसे कितनी स्टेट्स आएंगी, 50/2 25। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल डू। तो स्फीयर का वॉल्यूम का कैलकुलेट करना आसान होता है, इसीलिए मैंने ये चेंज किया। अगर आपको इलिप्सॉइड के वॉल्यूम के साथ आप कंफर्टेबल हैं, आपको ये जाई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन जाई कंस्ट्रक्शन थोड़ा आसान बनती है। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब्ड होता है। आर मतलब आर विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एनर्जी, आर डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन उसका क्यूब। लेकिन हमें पूरा स्फीयर का वॉल्यूम नहीं लेना है, केवल उसके पॉजिटिव ऑक्टेंट का वॉल्यूम 1/8। तो ये वॉल्यूम कितना है, इतने के बराबर है। इसको सिंप्लीफाई किया, ये इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया। मैंने यहाँ पे जानबूझ के 2m के फैक्टर को अलग किया है, r की वैल्यू यहाँ से आई, r² बराबर ये फैक्टर है, ठीक है, यहाँ से मैंने r की वैल्यू ली है, तो उसको मैंने एक्सप्रेशन को ऐसा और ऐसे फॉर्म में लिखा। ओके, लास्ट में मैंने यहाँ h× जो हमारा फैक्टर था उसको लास्ट में h के टर्म्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। h/2 h× की जगह h/2 पाई रख के लास्ट में एक्सप्रेशन ये है। इस फर्स्ट ऑक्टेंट के स्फीयर जो फर्स्ट ऑक्टेंट में वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो इतना है, और एक स्टेट खुद इतना वॉल्यूम लेती है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स के इसके इस वॉल्यूम के अंदर जितनी लाई कर रही हैं वो हैं दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर। एक स्टेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम को, टोटल से मतलब 1/8 वाला, 1/8 वाला वॉल्यूम को एक स्टेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो यही आपका है नंबर ऑफ स्टेट्स अप टू द एनर्जी ई। इस ई एनर्जी तक कुल कितनी स्टेट्स पॉसिबल हैं, ये वाली भी पॉसिबल है, और इसके बगल वाली भी, और ये वाली भी, और ये वाली भी, और ये वाली भी, और ये वो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इतनी है। इसके बाहर भी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, पर वो स्टेट्स ई एनर्जी से ऊपर वाली हैं। इस फिगर में अगर आप समझने की कोशिश करें, हम केवल ये वाली स्टेट्स काउंट करना चाहते हैं जो ई एनर्जी से नीचे वाली हैं। इस फिगर में इस स्फीयर के अंदर जितनी स्टेट्स हैं वो ई एनर्जी से कम है। जब मैं स्फीयर के अंदर कहता हूँ मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर, इसके अंदर वो सब ई एनर्जी से कम वाली हैं। इसके बाहर भी स्टेट्स होंगी पर वो ई एनर्जी से ज़्यादा वाली हैं, तो वो नंबर हमने इस तरह से कैलकुलेट कर दिया। और वो मैं यहाँ पे आपको चाहूँगा, ये कैलकुलेशन मैंने 3 डायमेंशनल के लिए की है। 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल मैं बीच बीच में ले रहा था, पर कैलकुलेशन लास्ट में मैंने ये 3 डायमेंशनल केस के लिए की है। अगर 2 डायमेंशनल केस में आप इस कैलकुलेशन को करते तो क्या चेंज होता। ओके, लेट मी गिव यू अ हिंट ओवर हेयर। इस समय आपने जो वॉल्यूम निकाला फर्स्ट ऑक्टेंट का निकाला, अगर 2 डायमेंशनल केस होता, इसी तरह की कंस्ट्रक्शन आप करते, तो इलिप्स आपका कन्वर्ट हो जाता सर्किल में। लेकिन सर्किल का जो आप वॉल्यूम लेते, सर्किल के वॉल्यूम का मतलब होता है 2 डायमेंशन में एरिया, उस एरिया का आप केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते, तो एरिया होता है πr² और उसका भी लेते 1/4। तो यहाँ 1/8 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिया, वहाँ 1/4 ऑफ πr² लेते। करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, और 1 डायमेंशनल केस में सिमिलरली आप रिड्यूस कर सकते हैं। बट लेट मी प्रोसीड विद द 3 डायमेंशनल केस। तो ये बेसिकली मेरा एक्सप्रेशन हो गया। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जिनकी एनर्जी ई या उससे कम है वो इतनी है। ओके, नंबर ऑफ स्टेट्स अप टू सम एनर्जी ई, और अब मैं एप्सिलॉन को इसके बाद ई से रिप्लेस कर दूंगा थोड़ा आगे जाके, और वो नंबर ये रहा। चाहे तो मैं यहीं पे से इसको ई ले सकता था। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स अप टू सम एनर्जी ई इज इक्वल टू 4/3 पाई 2m टू द पावर 3/2 ई टू द पावर 3/2 ओवर h³ v फिजिकल। यहाँ बाकी कॉन्स्टेंट्स को भूल जाएँ, 4/3 पाई, इवन मास को भी अभी कोई ज़्यादा रोल नहीं है। पहली चीज़ आप देखिए, ये नंबर ऑफ स्टेट्स जो है एनर्जी टू पावर 3/2, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी ये नंबर ऑफ स्टेट्स उस एनर्जी तक बहुत रैपिडली इंक्रीज़ करती हैं। ई इंक्रीज़ करेगा, ये ई की 1.5 पावर है, ये बहुत रैपिडली ग्रो करेगा। ओके, फिजिकल वॉल्यूम, अगर फिजिकल वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हैं तभी भी ये नंबर बढ़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कैलकुलेशन जिस पर्पज़ से मैंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के इस लेक्चर में की है, उसका रीज़न मेरा ये फैक्टर था, h³ का फैक्टर, क्योंकि आगे हम निकालेंगे जिसे हम कहते हैं फेज़ स्पेस में सेल जिसे कहते हैं, और सेल का वॉल्यूम। वहाँ पे एक हमारे पास वो आता है कि फेज़ स्पेस में एक स्टेट या एक सेल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए मुझे इस एक्सप्रेशन की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने ये किया है। ये एक्सप्रेशन हमारा और जगह भी काम आएगा, पर स्टैट मैक में एक मेजर जगह काम आएगा, वो होगा फेज स्पेस सेल का जो वॉल्यूम होता है वो कंप्यूट करने के। ओके, बट फॉर द टाइम बिंग लेट मी मूव अहेड। मैंने एक दूसरा सवाल शुरू में रेज़ किया था। अगर मेरा सवाल मैं ये पूछूं कितनी स्टेट्स लाई करती हैं एनर्जी ई और ई प्लस डी के बीच, तो अब उस अभी तक हमने आंसर कैसे किया, हमने कहा अच्छा ई रेडियस के करस्पॉन्डिंग एक सर्किल बनेगा जिसका रेडियस होगा आर ई का एक्सप्रेशन पीछे मैंने लिख रखा है, उस एनर्जी पे डिपेंड करता है।
उसके अंदर जितनी स्टेट्स थी वो काउंट कर ली। लेकिन अब की बार सवाल है ई से लेकर ई प्लस डी के बीच कितनी स्टेट्स हैं, तो ई के करस्पॉन्डिंग एक सर्किल बनेगा आर ई रेडियस का, और ई प्लस डी थोड़ा ज़्यादा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक थोड़ा बड़ा सर्किल बनेगा जिसका रेडियस से आर ई प्लस डी, या आर प्लस डी आर भी लिख सकता था मैं इसे। इनके बीच में जितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वही तो ऐसे पॉइंट्स हैं, वही तो ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी ई से तो ऊपर है लेकिन ई प्लस डी से क्या है, नीचे। तो ये नंबर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इस बड़े सर्किल के फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर के, मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, 3 डायमेंशन में आप खुद एक्सटेंड कर लें, इस सर्किल के अंदर टोटल पॉइंट्स काउंट कर लो, टोटल मतलब यहाँ तक के भी, और उसमें से इस छोटे सर्किल के अंदर के जितने पॉइंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो यही वाले पॉइंट्स तो बचेंगे। तो अगर आपको स्टेट्स काउंट करनी है केवल यहाँ से और यहाँ के बीच की, तो आप ई प्लस डी तक की टोटल स्टेट्स में से ई तक की टोटल स्टेट्स को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। यही वाला एक्सप्रेशन 2 बार लिखा मैंने, 4/3 पाई 2 पावर m 3/2/h³, इतना तो कांस्टेंट आ गया, कॉमन आ गया। ई की जगह जब ई प्लस डी है तो ई प्लस डी टू द पावर 3/2 माइनस ई टू द पावर 3/2, बड़े वाले नंबर ऑफ स्टेट्स में से छोटे वाले नंबर ऑफ स्टेट्स घटा दी इनटू वी फिजिकल। इस टर्म को, केवल इस टर्म को अगर आप बाइनोमियली एक्सपैंड करें, ई का फैक्टर ज़बरदस्ती कॉमन लो, ई टू द पावर 3/2 बाहर आया, 1 प्लस डी अपॉन ई टू द पावर 3/2। अगर डी ई के मुकाबले बहुत कम है, माना ई है 50 जूल, ये 50 जूल के करस्पॉन्डिंग का सर्किल है, और ये वाला जो सर्किल है ये 50.1 जूल का है, डी ई की वैल्यू केवल 0.1 है। तो अगर डी ई एनर्जी के मुकाबले बहुत स्मॉल है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 का अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करें, और अगर एक्स बहुत स्मॉल हो तो हायर टर्म्स को छोड़ दो, तो केवल फर्स्ट टर्म तक अगर आप एक्सपेंशन करें 1 प्लस एन एक्स 3/2 डी अपॉन ई, बाकी टर्म्स को छोड़ दें तो ये टर्म इतना बनता है, ई 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो पहला टर्म ई 3/2 प्लस 3/2 ई टू द पावर हाफ डी, यहाँ ई 3/2 और इस ई ने एक डिवाइड करके पावर को हाफ कर दिया सेकंड टर्म में। ये केवल इस टर्म की वैल्यू है, इस वाले की। इसमें से अगर आप ई 3/2 घटाएं तो ई 3/2 कैंसिल होगा और आपका एक्सप्रेशन ये बन गया, ओके। लेकिन इसको करने का एक आसान तरीका भी है, ये एन का एक्सप्रेशन है, इसे सीधे ई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, डी एन बाई डी एन विच इज एन विच इज इट्स सेल्फ अ फंक्शन ऑफ ई, एनर्जी का फंक्शन है, इसको ई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो कितना मिलेगा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, 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 एनर्जी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये सब कांस्टेंट, ई टू द पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन 3/2 ई टू द पावर हाफ। अब मैंने एप्सिलॉन की जगह ई यहाँ पे से लिखना शुरू किया है, आप पीछे से ही इसको ई लिख सकते थे, मैंने क्लैरिटी के लिए थोड़ा अलग रखने की कोशिश की, आप शुरू से उसे ई लिख सकते हैं। तो अगर मैंने ई टू द पावर 3/2 को डिफरेंशिएट किया 3/2 ई हाफ वी फिजिकल, आप एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो और इसको चेक करो, ये डी का फैक्टर अगर मैं यहाँ नीचे ले आऊँ, इस एन में से ये एन घटाया, ये डी एन तो है, कितनी एक्स्ट्रा स्टेट्स हैं यहाँ से यहाँ के बीच, नंबर ऑफ स्टेट्स लाइंग बिटवीन दिस स्मॉल वॉल्यूम डी एन, ये है डी एन, और डी का फैक्टर राइट हैंड साइड में आया है, अगर ये डी एन का ई का फैक्टर आप यहाँ ले आएँ, ये भी डी एन बाई डी की कैलकुलेशन है यहाँ इस तरीके से, और सीधा तरीका ये है, एन के एक्सप्रेशन को ई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, डी एन बाई डी, ओके। अगर मैं ये फिजिकल वाला जो वॉल्यूम है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ तो तब मेरी चीज़ क्या बनती है, डी एन बाई डी और साथ में 1/v फिजिकल। इसी क्वांटिटी को हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, DOS का मतलब है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। उसका एक्सप्रेशन ये है 2π 2m 3/2 रूट ई h³। आप देख सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी एनर्जी पे डिपेंड करता है, इनफैक्ट ये एनर्जी के साथ ग्रो करता है, उतना रैपिडली ग्रो नहीं कर रहा है, ई का स्क्वायर रूट आ रहा है इसमें, पर एनर्जी के साथ ग्रो करता है। मतलब अगर आप 10 यूनिट एनर्जी के आसपास हैं, एनर्जी की वैल्यू 10 है, तो वहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होगी, इसी के बजाय अगर आप एनर्जी 50 पे चले जाएं, वहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स 3 डायमेंशन में, ये 3 डायमेंशनल केस के लिए है, 3 डायमेंशन में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एनर्जी के साथ ग्रो करता है, और ये तो हम सिंगल पार्टिकल के लिए कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए तो ये और रैपिडली ग्रो करेगा, बट फॉर द टाइम बीइंग जो हमने सिंगल पार्टिकल के लिए भी 3 डायमेंशन में रिजल्ट निकाला, वो ये बता रहा है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या करता है, ग्रोज विद एनर्जी। डेंसिटी ऑफ स्टेट इसे कहा क्यों, ये क्या चीज़ है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। एन था नंबर ऑफ स्टेट्स, डी एन बाई डी का मतलब वो नंबर ऑफ स्टेट्स जो कि एक छोटे एनर्जी इंटरवल डी में लाई कर रहे हैं। ये इस एनर्जी इंटरवल को आप रेडियस के टर्म में भी बोल सकते हैं, या ये रेडियस एनर्जी पे तो डिपेंड करते हैं। तो छोटे से एनर्जी इंटरवल डी ई में लाई करने वाले स्टेट्स का नंबर क्या है, डी एन।
माना इस छोटे एनर्जी इंटरवल में 22 स्टेट्स लाई कर रही हैं, तो 22 स्टेट्स इन डी इंटरवल डेंसिटी, और साथ साथ आपने फिजिकल वॉल्यूम से भी डिवाइड कर रखा है। तो इस क्वांटिटी का मतलब है नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से मेरा मतलब है फिजिकल वॉल्यूम, पर यूनिट फिजिकल वॉल्यूम में कितनी स्टेट्स हैं इन एन एनर्जी इंटरवल डी। एनर्जी का इंटरवल कितना है, डी। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एनर्जी इंटरवल। यूनिट वॉल्यूम में यूनिट एनर्जी इंटरवल में कितनी स्टेट्स लाई कर रही हैं वो ये नंबर है, इसीलिए इसको कहा जाता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ओके दिस, और ये भी किस कहाँ पे, एनर्जी ई पे। एनर्जी ई से मेरा मतलब क्या है, माना ये एनर्जी का ग्राफ है, ये एनर्जी 0 और ये 1 और ये 2 और ये 10 और ये 20, ये एनर्जी के लेवल नहीं है, मैं केवल एनर्जी की वैल्यूज़ बता रहा हूँ। इस पॉइंट पे डेंसिटी ऑफ एनर्जी की वैल्यू अलग, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू अलग बनेगी, और आप हायर एनर्जी पे जाएंगे तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये जो नंबर है, आप किस वाले ई के इर्द गिर्द ये सवाल पूछ रहे हैं, ई बराबर 10 पे पूछ रहे हो कि ई बराबर 1000 पे पूछ रहे हो कि ई बराबर 5000 पे पूछ रहे हो, वहाँ पे कितनी स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट फिजिकल वॉल्यूम, पर यूनिट एनर्जी इंटरवल में लाई कर रही हैं नियर द एनर्जी ई, दैट इज़ गिवन बाय दिस नंबर, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन होगा, इससे हम कुछ हमारे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट भी निकालेंगे, और सॉलिड स्टेट में भी हम इस रिजल्ट को बार बार यूज़ करेंगे, वहाँ पे भी कुछ रिजल्ट्स को डिराइव करने के लिए। ओके, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो एक्सप्रेशन है ये अभी एनर्जी के टर्म्स में लिखा हुआ है, इसी को आप मोमेंटम के टर्म में लिख सकते हैं, इसी को आप के वेव वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, इसी को आप वेवलेंथ के टर्म में लिख सकते हैं, इसी को आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं। तो वो अलग अलग स्टेट्स हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी ये जो स्टेट है नॉर्मली इसे जिस फॉर्म में लिखा जाता है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम नॉर्मली लिखते हैं रो ई डी ई। डेंसिटी का नॉर्मल से हमारा रो होता है डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स, ठीक है। डी से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें तो तब जो एक्सप्रेशन बना उसे हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ओके, डेंसिटी तो ये है, और डेंसिटी को डी से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ स्टेट्स लाइंग बिटवीन द एनर्जी ई एंड ई प्लस डी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ स्टेट्स। सो आई विल पॉज हियर, और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे इस कैलकुलेशन को यूज़ करके, इस इनफैक्ट इस वाले एक्सप्रेशन को यूज़ करके फेज स्पेस में यूनिट सेल का वॉल्यूम हम कंप्यूट करेंगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी।